भारतीय सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। नवाई है हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा। तो प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे धर्मेंद्र के निधन से जुड़ा क्या अपडेट है, कहां पर आप मौजूद हैं, बताएं। देखिए, इस वक्त जो है मैं विलेपाला स्मशान गृह के बाहर हूँ और यहाँ पर जो है उनको अंतिम दाह दे दिया गया है। उनके बेटे सन्नी देओल ने जो है मुखाग्नि दी है। अब से कुछ देर पहले उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। परिवार के बीच में और उनके जो निकट के जो दोस्त थे उनकी हाजिरी में किया गया है, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मेरी अंतिम यात्रा निकाली ना जाए, सिर्फ परिवार के लोग ही जो है मेरे अंतिम यात्रा में शामिल हो, मुझे अग्निदाह दे। उस वक्त मेरे कुछ करीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है आज उनका अंतिम संस्कार किया गया है। आज सवेरे उनका निधन हो चुका था, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से वो मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट थे, जिसके बाद में जो है उनको डिस्चार्ज करके घर पे लाया गया था और घर पे आज सुबह उनका निधन हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति इस पूरी जानकारी के लिए। तो CNBC आवाज़ की तरफ से भी हम ही मैन धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और जिस तरह से प्रीति ने बताया कि काफ़ी करीबी रिश्तेदारों के बीच में उनका अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा यही थी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया में लगे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने कोलकाता में विरोध मार्च निकाला है। ये विरोध प्रदर्शन अत्यधिक काम के दबाव और SIR प्रक्रिया में खामियों के खिलाफ किया गया है। BLOs का आरोप है कि SIR शुरू होने के बाद से पूरे राज्य के BLOs अभूतपूर्व और अमानवीय दबाव में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिन कार्यों को पूरा करने में सामान्य तौर पर 2 साल से ज़्यादा समय लगता है, उन्हें कुछ ही हफ्तों में पूरा करने का आदेश दिया गया है। ये इलेक्शन कमीशन के कलकत्ता ऑफिस के बाहर हम लोग हैं, और अब देख सकते हैं कि जो TMC समर्थित जो BLO संगठन है वो लोग यहाँ पे आए हैं, और साथ ही साथ बहुत टीचर्स भी आए हैं, सरकारी टीचर्स भी आए हैं, कुछ BLOs आए हैं, सरकारी टीचर्स बहुत सारे आए हैं जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि इसी का जो ऑफिस है वो बंद कर दिया गया है। हम लोग को इस जगह से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, पर ये लोग सब यहाँ पे आए हैं। ये हम लोग बोल रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो प्रेशर हो रहा है ये थोड़ा कम करने के लिए, उन लोगों को ऑन ड्यूटी देने के लिए। और पिछले इलेक्शन में तो नहीं हुआ, आप कैसी ज़रूरत पड़ गई 3 महीना में इतना काम करने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर सब खड़े हैं। ये जो एंटायर रैली है यहाँ पे BLOs आए हैं, पर ज़्यादातर जो सरकारी कर्मचारी संगठन के लोग हैं वो यहाँ दिखा गया है। कैमरामैन अंशुमान रॉय के साथ कोमलिका सिंह गुप्ता, चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर से। आपको बता दें, देश भर में चल रहे SIR को लेकर सियासी घमासान जारी है। SIR पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का भड़काऊ बयान सामने आया है। इरफान अंसारी ने कहा कि BLO नाम काटने आ रहा है, BLO घर पर आए तो उसे बंद कर दें और मेरे आने के बाद ही BLO को छोड़ना। आपकी नागरिकता छीन लिया, आपको पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। कोई हक समाज में अब कोई हक नहीं मिलेगा। और अब बंगाल में SIR लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट पे बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। किसी कीमत पर मैं बता दे रहा हूं आपको, अपना नाम नहीं काटने दीजिएगा। इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि SIR को लेकर मंत्री इरफान अंसारी का बयान न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि जनता को गुमराह करने की कोशिश भी है। ऐसे बयान समाज में भ्रम फैलाते हैं। कांग्रेस ने हमेशा से यही राजनीति की है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ दिया है। बीजेपी का कहना है कि इरफान को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। इरफान अंसारी बहुत बड़बोल नेता हैं, कुछ भी बोलते हैं। मंत्री बन गए हैं लेकिन मंत्री की गरिमा को तोड़ते हैं। किस तरह का बयान दे रहे हैं? SIR में बिहार के अंदर SIR हो गया, क्या मुसलमान घुसपैठिए घोषित हो गए? इस तरह के बयान के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और उन पर मुकदमा होना चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी अंसारी के बयान को गलत ठहराया है। संदीप दीक्षित ने कहा कि मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की हार में एसआईआर की बड़ी भूमिका रही है। एसआईआर के हम लोग खिलाफ हैं, क्योंकि उसके जहाँ जहाँ अनुभव हुए हैं वो सीधे सीधे दिखता है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता की तरह काम करती है, और इसलिए वो जो भी अधिकारी भेजेंगे एसआईआर में उनके काम पर हमें संदेह है। बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बीजेपी चुनाव जीत गई, इसलिए एसआईआर का चुनाव में असर नहीं हुआ, बल्कि एसआईआर के असर से जीते। ये इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी का स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने मेरे वोटर काट दिए, अपने वोटर आपने फर्जी बढ़ा दिए, तो आप तो चुनाव जीतोगे ही। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एसआईआर पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। राहुल गांधी ने लिखा कि हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, एसआईआर कोई सुधार नहीं बल्कि थोपा गया जुल्म है। ईसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। राहुल ने एसआईआर को एक सोची समझी चाल बताया। तो विपक्ष के सवालों पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया और पूछा कि आखिर क्यों एसआईआर के नाम पर इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, श्री तेजस्वी यादव और ममता दीदी जो टीएमसी की मुखिया हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, ये सब एसआईआर को लेकर के मतलब दुष्प्रचार कर रहे हैं। एसआईआर एक पवित्र महायज्ञ की तरह है कि अगर भारत के संविधान में इस देश के नागरिकों को मतदाता होने का अधिकार दिया गया है, तो एक नागरिक एक ही मतदाता हो सकता है। जो स्वर्गवासी हो गया है वो कोई स्वर्ग से आके मतदान नहीं करेगा, इसलिए जो मृतक मतदाता उनका मतदाता सूची से नाम हटेगा। इसलिए एसआईआर का जरूरत है। एसआईआर होगा और ममता बनर्जी हारने वाली है, चिंता का कोई बात नहीं है। तो एसआईआर पर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम और बीएलओ की मौत के पीछे क्या एसआईआर ही है वजह? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर खास चर्चा करेंगे। शाम 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। आज बाजार में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली रही। बाजार दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी दोनों की ही गिरावट पर क्लोजिंग हुई। निफ्टी की बात करें तो 26,000 के नीचे फिसल कर ये बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी बिकवाली देखने को मिली है। डिटेल्स ले लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज का पूरा अपडेट। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, अगर फर्स्ट हाफ की बात करी जाए तो देखिए बाजार में एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है वो बना हुआ दिखाई दिया था। आईटी पैक से जो अच्छा खासा सपोर्ट है वो आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही 1.25 हुए वहां से हमें बाजार में जो प्रॉफिट बुकिंग है उसका सिलसिला देखने को मिला। और जैसे ही घड़ी में बजे 3, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या शार्प हमें फॉल देखने को मिला और जितने भी गेन्स थे फर्स्ट हाफ के वो सारे यहाँ पे बाजार जो है गवाता हुआ नजर आया। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में तो आईटी में 1.5% तक की तेजी थी, लेकिन कम होते केवल 0.5% की मजबूती के साथ आईटी पैक बंद हुआ है। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर देखा जाए आज के सत्र में तो देखते हैं कि निफ्टी में कौन था बढ़ने वाला। टेक महिंद्रा, आयशर मोटर, बजाज ऑटो और विप्रो में एक गेन जो है वो हमें क्लोज होते हुए भी दिखाई दिया। लेकिन लूजिंग पॉकेट में जेएसडब्ल्यू स्टील, बीईएल, मैक्स हेल्थ केयर, डॉक्टर रेड्डीज में एक जो प्रेशर है वो बाउंड अप लगातार हुआ था। अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करी जाए, देखिए एसीसी में अच्छे खासे गेन्स 8% के। आरवीएनएल ऑर्डर मिला, ऑर्डर के बाद ये मजबूती। एमएनएम फाइनेंशियल, अपोलो टायर्स में भी अच्छी खासी तेजी जो है वो देखी गई। लेकिन लूजिंग पॉकेट में सीजी पावर, यहाँ पे जो ऑर्डर है 600 करोड़ का वो कैंसिल हुआ है। प्रेस्टीज एस्टेट, एक्साइड और सोलार इंडस्ट्री में दबाव देखा गया। लेकिन ऑल इन ऑल बाजार में एक मेजर सेल ऑफ आज के सत्र में। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। सरकार जल्द ही एक नई उड़ान स्कीम लाने की तैयारी कर रही है और इसका मकसद है अगले 10 साल में देश के 100 से ज्यादा डेस्टिनेशन को हवाई यातायात से जोड़ना। ये स्कीम अभी की स्कीम के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी होगी। डिटेल्स ले लेते हैं। रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे, जो नई उड़ान स्कीम लागू करने की तैयारी सरकार कर रही है, ये मौजूदा स्कीम से किस तरह से अलग होगी या फिर बड़ी होगी?
जी, अब तक की सबसे बड़ी एविएशन की स्कीम होने जा रही है। 10 साल के लिए स्कीम होगी। 120 डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करना इसका मकसद होगा। कोशिश होगी कि 4 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग जो कभी इससे पहले हवाई यात्रा जिन्होंने नहीं किया, उन्हें एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश होगी। और अभी की जो मौजूदा स्कीम है उसके मुकाबले काफी अलग, काफी रिवैम्प तरीके से तैयार किया गया है। सबसे पहले तो जो बजट है, पिछले 10 सालों में लगभग 9,000 करोड़ उड़ान पे खर्च हुए हैं। अगले 10 साल में लगभग 25 से 30,000 करोड़ जो है उसे खर्च करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा कई सारी जो शर्तें हैं उन्हें आसान की जाएगी। मसलन की अभी जो सब्सिडी मिलती है वो 3 साल के लिए मिलती है, इस सीमा को हटाया जा सकता है। साथ ही अगर किसी रूट पे उड़ान शुरू होती है, बंद हो जाती है तो रीबिड होने में काफी समय लगता है, तो उसे भी आसान किया जा सकता है और जल्दी रीबिडिंग की कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा जो अभी सब्सिडी दी जाती है वो लेवी के आधार पर दी जाती है, लेकिन सरकार आने वाले समय में बजटरी एलोकेशन भी कर सकती है। तो बहुत सारी चेंजेस स्कीम में की जाएगी, कोशिश की जाएगी इसे आसान बनाने की और पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा बनाने की। जी रोहन, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, एक्स ने एक नया फीचर शुरू किया है। इसके जरिए अब आप ये जान सकते हैं कि कौन सा एक्स हैंडल किस देश से ऑपरेट हो रहा है या फिर कौन से हैंडल से कहां से पोस्ट किया जा रहा है। एक्स पर बहुत सारे हैंडल्स पड़ोसी देशों से ऑपरेट हो रहे हैं। कैसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। अगर आप एक्स यानी ट्विटर का इस्तेमाल किसी भी तरह की खबर या जानकारी पाने के लिए करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। एक्स ने एक नए फीचर की शुरुआत की है। इस फीचर के साथ आप जान सकते हैं कि आप जिस हैंडल को फॉलो कर रहे हैं वो कौन से देश से ऑपरेट हो रहा है। आपको उस हैंडल पर जाना पड़ेगा, वहां पर उसकी एक ज्वाइनिंग डेट आएगी। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी जानकारी उस अकाउंट के बारे में आ जाएगी कि वो अकाउंट कब बना था, उस अकाउंट में अभी फिलहाल कहाँ बेस्ड है, कब वेरीफाई हुआ और उसने पिछले कितने समय में कितने यूजर्स ने वो ऑलरेडी बदल चुका है। दरअसल जब से एक्स ने ये फीचर रोल आउट किया है तब से पाया गया कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट थे जो कि पाकिस्तान या बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहे थे और ये नए फीचर रोल आउट होने के बाद उन्होंने अपना जो लोकेशन है उसको छुपा लिया है। लोकेशन में वो साउथ ईस्ट एशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई अकाउंट्स तो अब वीपीएन के पीछे भी चले गए। तो आप देख सकते हैं उस पर क्लिक करके कि क्या वो अकाउंट वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा है अपनी पहचान छिपाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट थे जो कि बोट की तरह बना हुए थे या फिर जो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे थे। तो अब उस नए फीचर के बाद वो काफी सारे गायब हो गए। लेकिन फिर भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इसकी पहले जानकारी जुटा लीजिए कि वो अकाउंट कहां से और कब ऑपरेट हो रहा है। तो ये जानकारी आपको ही फायदा देगी। असीम मनचंदा, सीएनबी से बात। चलिए वक्त एक छोटे से जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार किसी सीजेआई के शपथ ग्रहण में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी रही। इस समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्य भी पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीजेआई गवाई ने एक नई मिसाल कायम करते हुए आधिकारिक गाड़ी राष्ट्रपति भवन में ही अपने उत्तराधिकारी जस्टिस सूर्यकांत के लिए छोड़ दी। बढ़ते आगे और बात करते हैं राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के प्रकोप की। दिल्ली एनसीआर में गैस चैम्बर की स्थिति बनी हुई है। औसत AQI अभी भी बेहद खराब श्रेणी में है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगले कुछ दिनों तक इस जहरीली हवा से राहत मिलने के कोई आसार भी नहीं है। डिटेल्स ले लेते हैं, रोहन सिंह ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल की स्थिति बताएं और साथ ही ग्रैब 4 भी लागू करने की बात दिल्ली सरकार ने कह दी है। बावजूद इसकी स्थिति जस की तस है या फिर ये कहा जाए कि और भी बदतर होती जा रही है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, स्थिति काफी बदतर होती जा रही है और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं जो औसत AQI पूरी राजधानी का है 383 है। आज सुबह ये 400 को क्रॉस कर गया था और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं कई सारे इलाके जैसे कि रोहिणी, यहाँ पे 436 AQI है। इसके अलावा जहांगीरपुरी, बवाना,
वजीरपुर, इन सभी जगहों अगर आप चले जाएं तो ये सीवियर की स्थिति बनी हुई है, यानी कि 400 के पार स्थिति बनी हुई है यहाँ पे AQI की। जो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक, खासतौर पे 26 नवंबर तक जो हवा की स्थिति है वो धीमी बनी रहेगी, पॉल्यूटेंट्स जमा होंगे और स्थिति जो है सीवियर के अराउंड ही रहेगी, 400 के आसपास ही AQI रहेगा, तो बहुत जल्दी राहत की उम्मीद नहीं है। यहाँ पे फिलहाल ग्रैप 3 लगा हुआ है, लेकिन जो CAQM है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उसने एक अमेंडमेंट किया है। उसने कहा कि अगर राज्य सरकारें चाहे, जो NCR की राज्य है, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, जो बाकी राज्य हैं, अगर वो चाहे तो ग्रैप 4 के कुछ नियम लगा सकते हैं। खासतौर पे जो ऑफिसेस को 50% कैपेसिटी पे चलाने का अगर डिसीजन है तो वो ले सकते हैं, ये राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा है। लेकिन अगर यही स्थिति रहे तो आने वाले समय में इन राज्यों को ग्रैप 4 लगाना ही पड़ेगा। जी शुक्रिया रोहन, दोनों खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे और आपको बताएं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को वनतारा इतना भाया कि उन्होंने कह दिया कि यहाँ जानवर उनसे बेहतर हालात में रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अनंत अंबानी के साथ वनतारा पहुंचे थे। ट्रंप जूनियर ने वनतारा को लेकर अनंत अंबानी के विजन की जमकर तारीफ की। अनंत अंबानी ने खुद ट्रंप जूनियर को पूरा वनतारा घुमाया। ट्रंप जूनियर इस वक्त एक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए भारत आए हुए हैं। Hi guys, Donald Trump Jr. And I got to just say, what an incredible experience I saw here. The vision, the conservation benefit of taking all these animals, rescuing them, and giving them this life. This is better than I live. It's just so spectacular to see the animals here in the habitat that you create that mimics their natural habitat. You see a life in their eyes that you just don't see anywhere else. It's just an incredible place. So I highly recommend anyone who has a chance to come here to Vantara. You must do it. It's truly a wonder of the world. And what you've done with your vision is unlike anything I've ever seen. Thank you for coming and seeing what we do for the wildlife and how we care for animals. चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। ये सुनकर ही डर लग जाएगा कि मां अपने बच्चों को जो दूध पिला रही है उसमें यूरेनियम है। जी हां, बिहार से आई इस खबर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। आखिर कैसे मां के दूध में पहुंच गया एटम बम बनाने वाला यूरेनियम और इसके क्या है खतरे, इसी पर आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा करेंगे। शाम 5:57 पर जरूर देखिए।